हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनसीईआरटी का लेक्चर जो हम करा रहे थे अपनी हिस्ट्री की बुक पे। तो ये होगा हमारा 5th लेक्चर। इसमें हम जानेंगे किंगडम और जो भी डेमोक्रेसी या रिपब्लिक जो इनका पहली बार जब यूज़ आया वो किन संदर्भों में आया। तो आज हम ओवरव्यू में देख लेते हैं। हाउ सम मैन बिकम्स रूलर। तो स्टार्टिंग में हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली समझा कि कैसे हम होमोसेपियंस थे, यानी मानव आदि मानव थे। फिर हमारा विकास हुआ, फिर हम ग्रुप बना के रहने लगे। फिर हमने जो फलों का, जो भी फसलों का जो निर्माण है, उत्पादन है, वो किस तरीके से किया, वो हमने पिछले 4 चैप्टर में देख चुके हैं। अब इसमें देखेंगे कि जो हम मैन थे वो रूलर कैसे बने, वो शासक के रूप में कैसे सामने आए। और फिर देखेंगे वर्नास। लास्ट चैप्टर में भी हमने जिक्र किया था वर्नास कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। इसको हमने रिसिया जो शॉर्ट फॉर्म हमने बताया था, इसके ज़रिए समझने की कोशिश की गई थी कि क्रोनोलॉजी के अनुसार, जैसे आर फॉर ऋग्वेदा या ऋग्वेदा, एस फॉर सामवेदा। ये हम आगे भी समझेंगे, अभी बस ओवरव्यू ले लेते हैं। वाई फॉर यथुर्वेद, ये यथुर्वेदा लास्ट में आता है। वाई फॉर यजुर्वेदा और ए फॉर अथर्वेदा, ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद तो ये 4 वेद हैं। इसमें समझेंगे हम कि ये वेदों का निर्माण क्यों किया गया था। इनमें जो वेद थे, उनमें जो वेदों के अंदर वर्णास को किन रूपों में बांटा गया था। जैसे इन्हीं बुक में हमें साक्ष्य मिलते हैं किसके, वर्णास के। जैसे ब्राह्मण हो गए, शूद्रा, सेकंड पे आ जाते हैं क्षत्रिय जो युद्ध लड़ते थे, और ब्राह्मण क्या, जो भी यज्ञ थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, वो करवाते थे। और थर्ड है वैश्य। वैश्य मीन्स जो व्यापारिक कार्य करते थे, जो बिजनेस रिलेटेड गतिविधि करते थे। और लास्ट में आते हैं शूद्रास, जो भी छोटे मोटे कार्य होते थे वो किनके द्वारा, शूद्रास के द्वारा कराए जाते थे। इसलिए जो सामाजिक असमानता थी वो बहुत ही प्रभावी थी अर्ली वैदिक पीरियड में। और जनपद, जनपद किसे कहते हैं, जन मीन्स जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पीपल, लोग को कहते हैं। अब पद मीन्स फुट, पैर। तो जहाँ लोगों का सेटलमेंट हुआ उसी को ही हम जनपद कहेंगे, कहते हैं। ये हम आगे चैप्टर में गहराई से समझेंगे। अभी बस यहाँ पर ओवरव्यू है क्या कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। फिर महाजनपद, फिर कुछ ही जनपद उसमें से जो अपने आप को समृद्ध कर पाए और जो संसाधन थे वो भरपूर मात्रा में आए। जैसे मगध हो गए, 16 जनपद है, तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। फिर क्वेश्चन भी कौन से जनपद में आते हैं, टैक्सेस का रूप कैसा था, किन चीज़ों पर टैक्स होता था, चेंज इन खेती में बदलाव कैसे आए, मगध जो जनपद महाजनपद था वो कैसे फला फूला, ये भी देखेंगे। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के युद्ध को भी हम इसमें शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए देखेंगे, कैसे वो ब्यास नदी के पास आने के बाद वो विश्व विजय पे निकला था, लेकिन ब्यास नदी के पास आने के बाद उन्होंने वापस मोड़ने को मजबूर हो गए, अपने आप को वापस कहाँ, इजिप्ट, जहाँ से आए थे मैसेडोनिया, वहाँ चले गए। फिर वज्जी, ये सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू कि इसके बाद आपको जो एनसीईआरटी है उस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ये पूरे समराइज फॉर्म में, जो शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ना, इसके बाद आपको कोई भी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमने समराइज फॉर्म में पूरा इसमें लिख रखा है, जो आपको पढ़ने में ईजी होगा और कोई भी फालतू का जो कंटेंट है, स्टोरी है, वो इसमें नहीं होगी। तो आगे देखते हैं। हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। तो कैसे कुछ लोग शासक बन गए या कुछ पुरुष शासक बने। राजाज वर प्रोबेबली चोजन बाय द जन। जो राजा थे, जैसे ग्रुप
कोई होता था, उसमें से कोई शक्तिशाली व्यक्ति या बुद्धिमान व्यक्ति होता था, उन्हीं में से राजा को चुना जाता था। और फिर लगभग इतने साल पहले, 3000 साल पहले, मैन बिकम एज अ राजस परफॉर्मिंग वेरी बिग सक्स। फिर कुछ सालों बाद क्या होने लगा, वो एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। जैसे कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और वहाँ पर उसने किसी राजा का घोड़ा है, जो राजा यज्ञ करवा रहा है उस राजा का क्या है, हॉर्स है। उसने अपने हॉर्स को क्या कर दिया, अपने राज्य से ऐसे ही खुला छोड़ दिया। वो हॉर्स, वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था, जिस एरिया में गया, वो पूरा एरिया किसका कहलाएगा, राजा का कहलाएगा। जैसे कि ये हॉर्स है, ये एरिया है, ये इस एरिया में चला गया, यहाँ पर जो इस एरिया का मुखिया है या मालिक है या राजा है, उसने इस घोड़े को नहीं रोका, उसको पास होने दे दिया अपने एरिया से। तो क्या होगा, ये राजा क्या मान रहा है, वो उसकी जो पावर है, जिस जो राजा यज्ञ करा रहा है, उसकी अधीनता, उसके अंडर में या फिर उसके विरोध में नहीं है। उसके जो शासन है उसको कबूल रहा है। तो जैसे ही दूसरा एरिया आया, यहाँ से घोड़ा पास हो रहा है, फिर यहाँ पर इसके इस एरिया के राजा के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है कि इस घोड़े को रोकना है या नहीं। अगर उसने रोका तो वो उसकी शासन व्यवस्था या फिर जो भी है उसके अंडर में नहीं होना चाहता, इसलिए वो, अगर उसने इस घोड़े को रोक लिया तो इस राजा को, जो राजा यज्ञ करवा रहा है, उससे युद्ध करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया वो, इसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और उस घोड़े का पीछा कौन करते थे, यहाँ पर पूरा बताया गया है, उनके गार्ड करते थे। तो ये है अश्वमेध यज्ञ, और हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहते हैं इसको। आई होप समझ में आया हो कि घोड़े को खुला छोड़ देते थे, और वो जो जिन जिन एरिया में जाता है, उनके एरिया का मालिक अगर उस घोड़े को जाने देता है फ्रीली और कुछ नहीं करता, तो वो उसकी गुलाम या फिर उसकी अधीनता, उसके अंडर में काम करना चाहता है। अगर उसको रोकता है घोड़े को और जाने नहीं देता, पास ऑन नहीं होने देता अपने एरिया से, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसके विरोध में है। तो उस राजा को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ युद्ध करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया हो। तो आगे देखते हैं, यही बताया गया यहाँ पे, उनको फाइट करना है। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन दे एक्सेप्टेड द राजा वांटेड टू परफॉर्म। तो उसने राजा की अधीनता को मान लिया है, यही समझाया गया यहाँ पे। और उसको सेक्रीफाइस करनी है, उस यज्ञ में भी शामिल होना है। अगर उसने अधीनता मान लिया तो सेक्रीफाइस में भी इनविटेशन दिया जाता था। बस यही पॉइंट था यहाँ पे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन द दिस रिचुअल्स। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट एंड अ थ्रोन। तो क्या था, राजा एक मुख्य फिगर था, क्योंकि वही यज्ञ करवा रहा है, और जो भी पैसे हैं, संसाधन है, वो किसका लग रहा है, राजा का लग रहा है। तो मुख्य चेहरा किसका होगा, राजा का ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है। और तो उनका क्या होता था, एक थ्रोन, सिंहासन पर बैठते थे, जिनकी स्किन कैसी थी, टाइगर जैसी, या टाइगर की चमड़े की स्किन होती थी। हिज चेरिटर हु वाज हिज कंपेनियन बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट चैंट। जो उसका सारथी होता था, वो यज्ञ में क्या करता था, शामिल होता था, और उसकी जो मंत्र है उसका उच्चारण करता था। यही बताया गया यहाँ पे। द अदर राजास वर सिंपल स्पेक्टेटर हैड टू सिट एंड वॉच द। और जो अन्य राजा होते थे, जो उसकी अधीनता मान लेते थे, जिनको इनवाइट किया जाता था सेक्रीफाइस में, वो क्या करते थे, आराम से बस बैठ के देखते थे। आई होप समझ में आया यहाँ तक। प्रीस्ट परफॉर्म रिचुअल्स, और रिचुअल जो भी वहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहे होते, वो कौन परफॉर्म करता था, प्रीस्ट, ब्राह्मण। स्प्रिंकिंग सैक्रेड वाटर्स, जैसे गंगा का जल या कोई भी पवित्र पानी जो उस समय माना जाता था, उसको छिड़काव किया जाता था राजा पर, ऑर्डिनरी पीपल। और ये सब है जो विश थे या विश्या, थर्ड वरना, वो क्या लाते थे, गिफ्ट लाते थे, उपहार लाते थे, लेकिन के लिए, राजा के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। However, some people, such as who are regarded Shudras by the priest, were excluded from many rituals. और शूद्रा को इन धार्मिक अनुष्ठान, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान है, उसमें प्रवेश नहीं था, उनका प्रवेश निषेध था, एंट्री
पर पाबंद था, उनकी एंट्री नहीं होने देते थे। किनको? शूद्रास को। आई होप समझ में आया हो। आगे देखते हैं वर्णास। Many books that were composed in North India, especially in the area drained by the Ganga. तो इसमें ये बताया गया है कि ज़्यादातर जो पुस्तकें हैं वो नॉर्थ इंडिया में ही क्या हुई, उनका उच्चारण हुआ या बोलबाला हुआ। और वो कहाँ पर हुआ? किनके आसपास? गंगा और यमुना, क्योंकि यही जो नदियाँ होती है वो विचारों को आदान प्रदान या आने जाने का भी एक संसाधन या जरिया होता है, क्योंकि नावों के जरिए कोई व्यक्ति आसानी से आ जा सकता है। तो कोई भी सभ्यता या समाज कहाँ फैलेगा? नदियों के किनारे। तो वही है गंगा और यमुना, इन्हीं के किनारे समाज फैला ही है। तो यहाँ पर भी जो लोग पढ़े लिखे कहाँ हुए? इन्हीं के आसपास। ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद। और ऋग्वेद जो था वो अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज्ड हुआ था। सबसे पहले सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और जो चारों वेद है वो ऋग्वेद के बाद आए थे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देख लिया है कि सबसे ओल्ड वेद कौन सा है, ओल्डेस्ट वेद या वेदा, यह है ऋग्वेद। तो इसमें चारों में बताया गया है यहाँ पे कि ऋग्वेद में किसका जिक्र है, किसके बारे में बताया गया है। तो यह है प्रेजेस ऑफ गॉड, गॉड देवता, देवी देवताओं का जिक्र किया गया है इसमें। किसमें? ऋग्वेद में। जो सामवेद है उसमें जो गाने हैं, शब्द ब्राह्मण गाने हैं, मंत्र हैं, उनका उच्चारण, उनके बारे में जो जानकारी है वो किसमें दी गई है? सामवेद में। और यजुर्वेद है थर्ड, इसमें वर्शिप, पूजा पाठ, अनुष्ठान कैसे किए जाएंगे, धार्मिक जो भी अश्वमेध या गया, इन सब का रिचुअल्स में क्या क्या सामग्री, ये सब किसमें? यजुर्वेद में है। और फोर्थ है हमारा अथर्ववेद, इसमें क्या है? साइंस, जो भी चिकित्सा से संबंधित या फिर जो हेल्थ मेडिकल इन सब से रिलेटेड है, वो मैथ, शिक्षा, ज्योमेट्री, इन सब से रिलेटेड है। आर्थिक, इकोनॉमिक, वो किस में है? अथर्ववेद में। आई होप समझ में आया हो। क्वेश्चन में आते हैं कि ये बुक कौन से रिलेटेड है, ऋग्वेद में किन का जिक्र मिलता है। तो ये ऐसे क्रॉस मैच द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। तो ये सब याद रखने की आवश्यकता है। दीज वर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, ये किनके द्वारा उच्चारण किया जाता था इन मंत्रों का? वो थे ब्राह्मण, प्रीस्ट, पंडित। हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म कंटेन रूल अबाउट द सोसाइटी, इसमें ये भी बताया गया था जो समाज का रहन सहन होगा और रिचुअल्स हैं, अनुष्ठान, ये सब कैसे उपयोग में लाए जाएंगे, उनमें क्या नियम कानून होंगे, ये सब इन पुस्तकों में इनका जिक्र था। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। यहाँ पर इस समय तक आते आते क्या हो गया था? ढेर सारे ग्रुप ने जन्म या फिर उनका निर्माण हुआ था। कैसे कैसे? प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, ब्राह्मण एंड जो सैनिक थे, योद्धा थे, उनका निर्माण हुआ। फार्मर्स, हर्डर्स, जो खाने की तलाश में इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और फार्मर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट, नक्काशी, ये सब करने वाले। तो ये सब क्या है? ग्रुप है एक, इनके ऑक्यूपेशन पे, जो ये कार्य करते हैं उन पर आधारित है। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ पंडित और वॉरियर क्या थे? अमीर थे। वर सम फार्मर एंड ट्रेडर्स अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फॉक्स एंड हंटर गैदरर्स वर पुअर। और जो छोटे मोटे कार्य करते थे वो क्या थे? उतनी मात्रा में या उतने अनुपात में अमीर नहीं थे, वो गरीब थे। प्रीस्ट और वॉरियर ज़्यादातर क्या थे? जो युद्ध लड़ते थे वो अमीर थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप, जो ब्राह्मण थे उन्होंने लोगों को कितने वर्ण में बांटा? 4 वर्ण में। पहला हमने आगे देखेंगे, वही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, और थर्ड वैश्य, और फोर्थ शूद्र। तो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम ईच वन हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। तो इसमें ये
कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने वर्ण को किस में बांटा, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा। पहला कौन से थे, ब्राह्मण। सेकंड थे रूलर्स जिनको क्षत्रिय कहते हैं। थर्ड थे वैश्य जो क्या करते थे, फार्मर, हंटर, ट्रेडर्स, व्यापार करते थे। और फिर है लास्ट में आता है शूद्रा, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल। इसमें से सबसे पहले देख लेते हैं हम, 4 भागों में बांटा गया है ग्रुप को। पहला है ब्राह्मण, वो क्या करते थे, वो उनका मुख्य काम था शिक्षा ग्रहण करके जो वेद है उसका समाज में उनको पढ़ाना, मुख्यतः राजा के बच्चे या फिर जो उच्च वर्ण के लोग थे जैसे क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और जो परफॉर्म सेक्रीफाइस धार्मिक अनुष्ठान को या फिर जो यज्ञ थे उनमें अपनी भागीदारी देना, ये सब। और उनके बदले वो क्या गिफ्ट रिसीव करते थे, उपहार जो राजा के द्वारा दिए जाते थे, क्षत्रिय के द्वारा या शूद्रों के द्वारा तो नहीं, वैश्य के द्वारा। और जो वैश्य थे, फर्स्ट तो देख लिया ब्राह्मण के क्या कार्य थे, वो यज्ञ करवाते थे। और जो क्षत्रिय थे उनका मुख्यतः क्या था, फाइट बैटल्स, युद्ध लड़ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, युद्ध लड़ना। या फिर प्रोटेक्ट पीपल, लोगों को बचाना, उनकी रक्षा करना, अपने समाज के लोगों की रक्षा करना। और थर्ड है, तीसरा वर्ण है वैश्य, वो क्या, ये उच्च किसान होते थे जो थोड़े अमीर होते थे, और हर्डर्स जिनके पास संसाधन थे, ट्रेडर्स जो व्यापारी के रूप में भी जाना जाता है, यही है। तो इसमें बताया गया है कि क्षत्रिय और वैश्य थे वो क्या यज्ञ में भाग ले सकते थे, लेकिन कौन नहीं ले सकता था, शूद्रास, थर्ड जो फोर्थ है हमारा। और शूद्र क्या करते थे, इन जो 3 वर्ण हैं इनके लिए कार्य करते थे, जो भी कार्य है, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसकी खाल को निकालना, या फिर इनके द्वारा दिए गए छोटे मोटे खेत के कार्य, साफ सफाई इत्यादि इनके द्वारा करवाया जाता था। और जो अर्ली वैदिक पीरियड है इसको हम बाद में गहराई से समझेंगे, ये तो 6th क्लास की बुक के हिसाब से बेसिक नॉलेज है। उसमें जो वरना था वो सिर्फ काम के आधार पे था, अगर तुमने अपना काम चेंज कर लिया, ऑक्यूपेशन चेंज कर लिया, जैसे शूद्र है, कोई व्यक्ति शूद्र है और उसने अपना कार्य छोटा मोटा कार्य नहीं, वो अमीर हो गया, कुछ खजाना मिल गया उसे, तो अपने आप को वो अपना वरना चेंज भी कर सकता था, उसमें बदलाव भी कर सकता था, वो चाहे क्षत्रिय बन सकता था, तो ब्राह्मण का तो नहीं लेकिन वैश्य और क्षत्रिय के कैटेगरी में आ सकता था अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करके। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था, अर्ली वैदिक में तो ये चेंज कर सकता था अपने उसके आधार पर, कार्य के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर अपने वर्ण को चेंज कर सकता था। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है उसमें ये क्या हुआ, जन्मजात हो गया। अगर कोई शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो वो उसके आगे आने वाली पीढ़ी भी क्या होगी, शूद्र होगी, वो अपने वर्ण को चेंज नहीं कर सकता। ये बेसिक सी नॉलेज थी, बस ऐसे ही समझाने के लिए, तो ये बाद में जटिल हो गया। अब आगे देखते हैं। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण। तो आपने देखा होगा कि कितना भेदभाव किया जाता था शूद्र के साथ, तो लोगों का क्या हुआ, उसके द्वारा बहिष्कार होने लगा। शूद्र का ही नहीं, केवल क्षत्रिय हो गए, वो भी कभी कभी गुस्सा हो जाते थे कि अपने आप को ये सुपीरियर कैसे मान सकते हैं राजा से भी, तो ऐसे। सम किंग्स थॉट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट। तो वही है कि सिर्फ शूद्र से ही उनका विरोध नहीं देखा जाता, वो किनके द्वारा, क्षत्रिय के द्वारा भी देखा जाता है कि जो राजा थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो सोचते थे वो पंडित अपने आप को या फिर ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर कैसे मान सकते हैं। तो यही है, बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग। तो ये है बताया गया कि जो किसी का जन्म उसके वर्ण का आधार नहीं बन सकता, वो उसका क्या होना चाहिए, ऑक्यूपेशन, कर्म के आधार पर, तो ये बेटर होता। इस वजह से भी कहते थे लोग देयर शुड बी नो डिफरेंस अमॉन्ग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। और थर्ड तो बहुत ही अच्छा है
कि कार्य के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में हो, सम्मिलित हो, या किसी भी धर्म से, या कोई भी कार्य करता हो, तो उसके आधार पर उसके साथ दयनीय व्यवहार या सामाजिक असमानता नहीं करनी चाहिए। एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, और सभी को अपना जो धार्मिक अनुष्ठान है वो करने की आज़ादी होनी चाहिए एक कल्याणकारी राज्य में। कंडम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और छुआछूत भी देखा जाता था कि किसी व्यक्ति ने, शूद्र व्यक्ति ने किसी चीज़ को छू लिया तो उसको धोना, पवित्र करना, इनसे ये सब सम्मिलित होता है, या उसको अछूत या फिर उसको एकदम घृणा की नज़र से देखा जाता था उस वक्त वस्तु को या किसी भी चीज़ को। तो ये सब चलन में थे उस समय। There were many areas in the subcontinent, such as the northeast, where social and economic difference were not very sharp, or the influence of the people। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि कहीं कहीं पर जो पंडितों का, ब्राह्मण का जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो उतना असरदार नहीं था, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिफरेंस था वो बहुत ही कम था। तो लोग अपने आप को बराबरी की नज़र से देखते थे, जो कि बाद में एक बदलाव का रूप धारण करता है। तो जनपद लिटरली मीन, जनपद का मतलब क्या होता है? जन मीन्स लोग, जन सेट इट्स फुट, लिटरली मीन्स लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट, जहाँ पर लोगों ने अपना पैर रखा उसी को क्या कहते हैं? जनपद। एग्जाम्पल, जनपद के एग्जाम्पल में अगर पेपर में आ जाता है तो क्या लिखेंगे? पहला हो गया पुराना किला, कहाँ पर है? दिल्ली में। सेकंड है हस्तिनापुर नियर मेरठ, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और थर्ड भी उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पर है? अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा कहाँ पर है? ईटा, ईटा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, उसके पास है या फिर उसमें। पीपल लिव्ड इन हट्स, तो यहाँ जो जनपद थे उसका अर्थ हमने देख लिया, कहाँ पर? उसका अर्थ है जमीन या स्थान, वह स्थान जहाँ पर लोगों ने अपने पैर जमाए या फिर अपना सेटलमेंट किया, ये जहाँ रहना स्टार्ट कर दिया, उसी को जनपद कहते हैं। जनपद के 3 एग्जाम्पल देखें, पुराना किला, हस्तिनापुर कहाँ पर है? यूपी में, अतरंजी खेरा यूपी में, एटा के पास। और यहाँ पर लोग कैसे रहते थे? हट्स में रहते थे, झोपड़ी में। केप्ड कैटल, आपने मवेशी को पालते थे, जानवरों को पालते थे। दे ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप, वो फसलों का उत्पादन करते थे, फसलें उगाते थे। कौन कौन से? क्वेश्चन आ जाता है कि जनपद में कौन कौन से फसलें उगाई जाती थी? गेहूँ, बार्ले, पल्स, दाल, ये सब। बार्ले मीन्स बाजरा, ये सब, शीशम, शुगर कैन, तो ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये रहा हस्तिनापुर हमारा। अतरंजी खेरा भी यहीं पर है, हस्तिनापुर, दिल्ली के पास। मगध, ये बहुत ही विशाल सा अभी महाजनपद के रूप में उभरेगा। तो यही है। दे मेड अर्थेन पोट्स, तो जो जनपद के लोग थे वो क्या बनाते थे? मिट्टी के पोट्स बनाते थे, लेकिन ये डेली यूज़ के लिए नहीं थे। ये क्या थे? ये स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे कोई खास त्यौहार है या कुछ, कोई व्यक्ति के घर में कोई मेहमान आने वाले, तो वो पहले ये देख लेते हैं अर्थन पॉइंट, मिट्टी के जो पोट है वो बनाते थे, प्याली भी कह सकते हैं। वो कौन से कलर में होते थे? ग्रे और रेड में। कौन से? ग्रे और रेड में। वन स्पेशल टाइप्स ऑफ पोट्री फाउंड इन दिस टाइप्स नॉन एज पेंटेड ग्रे वेयर, एक स्पेशल टाइप की पोट्री हमने यहाँ देखी है, ये कहाँ पर? ग्रे वेयर में बनाई गई है। दिस एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ आंसर, और ये बहुत ही मुलायम, स्मूथ है टच करने में। परहैप्स दिस वर द यूज टू स्पेशल ओकेजन, लेकिन ये क्या? स्पेशल ओकेजन पे ही इनमें खाना परोसा जाता था। अब देख लेते हैं महाजनपद। अभी हमने जनपद देखा। अबाउट 2500 साल पहले सम जनपद बिकेम मोर इम्पोर्टेंट, क्या हुआ? जो महाजनपद का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ? जो जनपद थे जहाँ लोगों ने अपना रहन सहन
अपनाया, जहाँ सेटलमेंट हुआ, जहाँ पे अपने समाज का निर्माण किया, वहीं पे क्या हुआ, संसाधन की बहुलता हो गई और लोगों का जो जीवन निर्वाह है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो तेज़ी से बढ़ेगा तो विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होगा, तेज़ी से होगा। तो इसी के कारण क्या हुआ, कुछ कुछ जो जनपद थे उनको क्या नाम दिया गया, महाजनपद। और वो कितने थे, 16 थे टोटल। और उसमें सबसे मेन कौन सा था, मगध। ये अब हम देखेंगे, जो आज के बिहार को कहते हैं मगध। अबाउट मोर इम्पोर्टेंट देर वर नोन एज महाजनपद। कुछ जनपद क्या हो गए थे, इम्पोर्टेंट हो गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ के रिसोर्सेस में वृद्धि हो गई थी, विकास की दर को देखा जा रहा था। मोस्ट महाजनपद हैड कैपिटल सिटी। और जो महाजनपद थे उनकी क्या थी, एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी, जो राजधानी के तौर पे आज हम देखते हैं। राजधानी उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी जहाँ राजा रहता था, जहाँ राजा अपना प्रशासन वहाँ से चलाता था, या मुखिया जो भी। और इन जो ये जैसे महाजनपद है, इसको क्या कर दिया था, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मीन्स किलेबंद। किससे करते थे, पत्थर हो गए, ईंटें हो गई, लकड़ी लगा दिया जाता है, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति आए तो उसे समस्या हो प्रवेश करने में, या किसी जानवर के शिकार से बचने के लिए भी। तो सुरक्षित करने के लिए किया जाता था मेन। तो यही है, पांचाल, कुरु, कोसला, मल्ल, वत्स, काशी, फिर अवंती, मगध। मगध सबसे इम्पोर्टेंट है। तो 16 जनपद थे। फोर्ट वर प्रॉबली बिल्ट बिकॉज, जो किलेबंद या किला बनाया जाता था वो किस लिए बनाया जाता है, पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम द किंग एंड नीडेड प्रोटेक्शन। तो वही है कि जो एक राज्य का राजा दूसरे राज्य के राजा से डरता था कि कोई आक्रमण ना कर दे, इस वजह से पहला रीज़न तो ये हो गया। ये रीज़न में लिखेंगे कि महाजनपद का किलेबंदी या महाराज जनपद की किलेबंदी क्यों करते थे। तो पहला तो हो गया राजा के अटैक से, या किसी व्यक्ति के या किसी लुटेरे के अटैक से बचने के लिए। सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल। और सेकंड रीजन में क्या है, कोई कोई शासक अपनी जो शक्ति है वो दिखाना चाहता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैंने अपने राज्य की किलेबंदी कर ली है, इसके जो प्रशासन है वो मेरे अंतर्गत ही है, कोई इसमें किसी और राजा का प्रभाव नहीं है, इस वजह से भी सेकंड रीजन हो गया। तो इसलिए वो क्या बनाते थे, लंबी लंबी दीवारें बनाते थे, किसके रूप में, किले के रूप में। लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजली बाय द किंग। और तीसरा रीज़न क्या था फोर्टिफाइड करने का, किले बंद करने का, कि जो जैसे हमने किला बंद कर दिया किसी राज्य को, तो उसके अंदर जो रह रहे लोग हैं उनको कंट्रोल, उनको नियंत्रित करना बहुत ही आसान हो जाता है। कि हमारे राज्य में इतने व्यक्ति रह रहे हैं, ये यहाँ रहता है, ये यहाँ रहता है, तो उसको नियंत्रित करना ईजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू कोई खुली जगह के संदर्भ में। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ग्रेट डील्स ऑफ प्लानिंग। लेकिन जो बड़ी बड़ी किलेबंदी है, दीवारें हैं, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, एक नियोजन, प्लानिंग चाहिए कि किस तरीके से बनेगी। 1000 इफ लैक्स ऑफ ब्रिक्स व स्टोन्स। तो ये बताया गया कि जो पत्थर है वो या ब्रिक्स है, ईंटें हैं, उनका लाखों के रूप में पाया जाना आवश्यक है। दिस इन टर्न मीन्स डेथ। और इसके साथ ही मजदूर है, लेबर है, उनकी भी आवश्यकता होगी इनको बनाने के लिए, क्योंकि राजा खुद तो बनाएगा नहीं। तो 1000 ऑफ मैन वुमेन इनकी आवश्यकता होगी। तो इससे पता चलता है कि जो राज्य की समृद्धि कितनी बढ़ गई थी, कि राजा उनको पैसे देकर मजदूरी के रूप में या मजदूर के रूप में अपने लिए कार्य करवाता था। एंड रिसोर्सेज हैड टू फाउंड। तो ये इस क्या राज्य की समृद्धता दिखा रहा है कि प्लानिंग की जाती थी, संसाधन उपलब्ध थे, चाहे स्टोन हो गए, ब्रिक्स हो गए, और क्या, और लकड़ी के रूप में भी देख सकते हैं, पेड़ों को काट के। लेबर की जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनसे कार्य कराया जाता था, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो। और क्या, रिसोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध थे। इसी में देख लेते हैं सबसे पहले कौशाम्बी। द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। दिस इज ए पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड अप ऑफ ब्रिक। तो आपने देखा ये क्या है, ब्रिक है, पत्थर के
एकदम लाइन में लगाया गया है। ये क्या है, फोर्टिफाइड किया गया है, किलेबंद किया गया है। फोर्टिफाइड मीन्स किलेबंद करना, फोर्टिफिकेशन। ये कहाँ पर है, कौशाम्बी। मेड अप ऑफ ब्रिक, फाउंड नियर प्रेजेंट डे ऑफ इलाहाबाद। कहाँ पर है ये, यूपी में। कहाँ पर, यूपी के इलाहाबाद में। इसे आज हम प्रयागराज जानते हैं, प्रयागराज के रूप में। कौन सी जगह है, कौशाम्बी। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबब्ली बिल्ट अबाउट, एक कब, कितने साल, कितने वर्ष पहले बना, 2500 वर्ष पहले। ये इस एरिया में कहाँ पर है, इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में। कब बना, 2500 वर्ष पहले। ये सब एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आर्मी देख लेते हैं, सेना उस समय की कैसी हुआ करती थी और राजा का शासन उन पे कैसा होता था। द न्यू राजस न्यू नाउ बिगेन इन मेंटेनिंग आर्मी। जो पहले के राजा होते थे वो क्या, स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे, लेकिन जो धीरे धीरे विकास होने के बाद जो महाजनपद के राजा थे उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी अपनी रखने स्टार्ट कर दी। जैसे घोड़े, सोल्जर्स वर पेड रेगुलरली। उनको सैलरी के सैलरी रोजाना दिया जाने लगा। और वही जो दैनिक सैलरी है या महीने मासिक सैलरी है वो सालों दर या फिर पूरे साल मेंटेन किया जाता था, किसके द्वारा, राजा के द्वारा। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ से देखी जा सकती है कि यहाँ पहले सैनिक नहीं होते थे। अब बाद में क्या होने लगा, साम्राज्य के विकास होने के बाद स्टैंडिंग आर्मी या स्थायी सेना रखने लगे और उनको सैलरी दिया जाने लगा। सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क। तो यही है कि पंचमार्क कॉइन ऐसे बना दिया जाता था राज्य के द्वारा, इसमें चिन्ह होते थे, तो इन्हीं के रूप में दिया जाता था सैलरी। टैक्स इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजन गिफ्ट ब्राउट बाय पीपल एज इट इन द केसेस ऑफ राजा द जनपद, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। जनपद में क्या होता था, जो राजा होते थे वो क्या करते थे, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, और कभी कभी शुद्ध या फिर ज़्यादातर शूद्रों से भी उपहार वसूलते थे। कि एक समय आता था कि राजा सबको बुलाते थे और उपहार ग्रहण करते थे, सबसे गिफ्ट लेते थे। लेकिन वो धीरे धीरे चेंज हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, उपहार लेना बंद कर दिया, उसकी जगह एक टैक्स ने ले लिया। दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स, उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। यूजिंग द टैक्स फिक्स्ड 1/6 ऑफ वॉट। अब वो जितना भी प्रोड्यूस करता था, चाहे किसान ने खेती की, अगर वो 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 1/6 मतलब 16.66% वो कौन लेता था, राजा लेता था। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66 या 16.2/3 कौन लेता था, राजा। ये सब याद रखने की आवश्यकता है, जिसको क्या कहते हैं, भागा या शेयर। भागा या शेयर, ये इंपॉर्टेंट टैक्स है, ये टैक्स का नाम है। टैक्स का नाम क्या है, भागा या शेयर। ये कितना होता था, 1/6 होता था, जितना भी वो प्रोड्यूस करता था, किसान, शूद्र या क्षत्रिय जितना भी कमाते थे वो उसका 1/6। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ लेबर। शूद्र इन सबसे ज़्यादातर वो टैक्स ना वसूल करके वो क्या करते थे, उनका जो काम था, जैसे मजदूरी करा ली, उनसे कोई काम करवा लिया, वो ज़्यादातर उनमें शामिल होता था टैक्स की बजाय। हर्टर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स। जो जिनके पास चरवाहे होते थे, जिनका मुख्यतः जीवन एक जगह से दूसरी जगह स्थान बदलकर भोजन ग्रहण करने, जानवर को पालने, तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो टैक्स ना देकर वो क्या दे, वो जो टैक्स है वो एनिमल के फॉर्म में दे। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जानवरों को, चाहे वो खाने के उसमें दे, जैसे बकरा हो गया, ये सब उनके फॉर्म में टैक्स भरे। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स। गुड्स मीन सामान, सामान पर भी टैक्स वसूलते थे। डेट वर बाउट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। जो वैश्य होते थे उनके द्वारा जो सामान बेचा जाता था उन पर भी टैक्स लिया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। वही बताया गया, जो फार्मर है, जो हंटर है, गैदरर है, शिकारी है, वो जो भी प्रोड्यूस करते थे, जो भी लाते थे, जो भी उनके पास होता था, वो उनको टैक्स के रूप में कुछ भाग देते थे, देना पड़ता था।
चेंजेस इन एग्रीकल्चर, खेती में बदलाव। टू मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, इस समय तक दो मेजर चेंजेस आए थे। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि कैसे जो भूमि, जो हमारी अर्थ है, वो गर्म हुई और मौसम में बदलाव आया, जिसके कारण ग्रासलैंड का या ग्रासलैंड की उत्पत्ति हुई। उसके कारण जो मवेशी थे उन पर निर्भर होने लगे और लोगों ने शिकार के बजाय खेती पर अपना जीवन निर्वाह करना शुरू कर दिया। तो ये अगर आपने देखा नहीं तो पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं एनसीईआरटी के। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन से मुख्य बदलाव आए इस समय, जनपद और महाजनपद के समय, लगभग 2500 साल पहले। टू मेजर चेंजेस इन द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन। तो इसमें सबसे पहले जो हल थे उसका उपयोग होने लगा किसमें, खेती में। हल से आपको पता है कि कितनी आसानी होती है किसी भी फसल को उगाने के लिए, उसमें मिट्टी को कुरेदने के लिए। दिस meant that the heavy decaying and could be turned into a better than a wooden। तो ये बताया गया कि खेती करना आसान हो गया। पीपल बिगन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, पैडी भी उगाने लगे। दिस meant that इंस्टेड ऑफ स्कैट, तो वो छिड़काव के बजाय वो क्या करते थे, ग्राउंड में ही, इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग द ग्राउंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट्स वर ग्रोन प्लांटेड एंड, वो बीजों को छिड़काव के बजाय वो क्या करने लगे, पैडी, वो जैसे गेहूं का पौधा लगाते हैं हल्का हल्का, वैसे ही यूज़ करने लगे। इससे हल ने उसकी सहायता की। जैसे हम हल चलाते हैं उसके बाद वो मिट्टी ऊपर हो जाती है, उसके अंदर क्या करते हैं, गेहूं या कोई किसी का भी फसल का उत्पादन करते हैं। तो ये बताया गया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं। जनरली स्लेव मैन एंड वुमेन, दासास एंड स्लेव मैन, उसका शब्द दिया गया है दासास या दास, हिंदी में दास कहते हैं, और स्लेव वुमेन को कहते हैं दासी। इनके पास कोई जमीन नहीं होती थी, ये इनके खेतों में काम करते थे। जो उच्च किसान होते थे उनके खेतों में या उनके द्वारा इन्हें मजदूरी पर रखा जाता था। तो यही समझाया गया यहाँ पे। मगध, अब मेन महाजनपद देख लेते हैं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद। इसका इतिहास बहुत ही गहरा रहा है, इसको हम आगे और गहराई से समझेंगे। मेरी रिवर्स सच एज, सॉरी, इसको सबसे पहले फले फूलने के लिए किसकी आवश्यकता हुई, क्यों फला फूला है, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसा हुआ था। कौन सा राज्य, मगध राज्य, जो आज के बिहार में के नाम से जाना जाता है। गंगा और सोन, जो जिसने किसको बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया। एग्रीकल्चर से समाज की सोसाइटी वहाँ पर बसी, सोसाइटी बसी तो लोग रोजगार और अच्छे जीवन की तलाश में यहाँ पर आए, और जहाँ पर लोगों का जीवन निर्वाह सही से होगा, लोग वहाँ आएंगे, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित होंगी, तो वो साम्राज्य कोई भी हो वो क्या होगा, फलेगा फूलेगा। तो ये बताया गया है कि दो मुख्य नदियाँ थी जिनके कारण ये फला फूला। दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से हो, सैनिक दृष्टि से हो, या किसी व्यक्ति को आना जाना हो, उसकी दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट हो गया मगध राज्य, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी और सोन नदी बहा करती थी। वाटर सप्लाईज, तो ये भी है कि वाटर सप्लाई जहाँ भी होगी वहाँ लोगों की बसावट होगी, वहाँ जैसे रिसोर्सेज, मछली पकड़ना, ये सब प्रभावी होगा और लोगों को आकर्षित करेगा। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और ज़मीन को उपजाऊ भी बनाएगा। इसलिए जो गंगा के मैदान है बहुत ही उपजाऊ है, जिसके कारण वहाँ की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में और अच्छी होती है और अलग अलग फसलें उगाई जा सकती हैं। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, जो मगध था उसका कुछ भाग क्या था, आज भी जंगल है, और पहले तो बहुत ही घना जंगल होता था जिसमें ढेर सारे संसाधन पाए जाते थे, जैसे लकड़ी हो गए और जो भी जैसे जानवर जिनका शिकार किया जा सकता है, जो लोगों का आकर्षण या फिर लोगों के द्वारा आकर्षण का केंद्र बने। जैसे हाथी हो गए, इनको अपने किस में रखा गया, अपने सैनिक या फिर जो सैनिक इनकी व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था, उसमें रखा गया इसने।
विच लिव्ड इन फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर एंड ट्रेन टू आर्मी, आर्मी में रखा गया, ये बताया गया है ताकि युद्ध में इनका यूज़ कर सकें। वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, लकड़ियों का इस्तेमाल किस लिए किया जाने लगा? घर बनाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए। नाव का और रथ, रथ नाव कार्ड्स बिसाइड देवर आयरन एंड माइंस। लकड़ियों जो, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर क्या था, जंगल था बहुत ही घना, तो इनका निर्माण किस किन रूप में हुआ? नाव बनाने के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा सके, युद्ध के लिए रथ बनाने के लिए, और घर बनाने के लिए, ये सब। और इसके को छोड़ देता हूँ, सबसे मुख्य चीज़ थी यहाँ पे आयरन माइन का पाना। जो आयरन बहुत ही लोहा है, वो संसाधन एक महत्वपूर्ण था जिसने वेपन, युद्ध में हथियार बनाने में बहुत सहायता की, जिससे इनके जो राजा थे बहुत ही शक्तिशाली थे। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे बहुत ही अधिक मात्रा में, आप देख सकते हैं कितने सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे आयरन, जिससे कोई भी हथियार बनाया जा सकता है, तलवार, ये सब। और यहाँ भी लकड़ियों के द्वारा कितने सारे रिसोर्सेज बनाए गए, नाव, रथ, ये सब। तो ये बताया गया है स्ट्रॉन्ग टूल वेपन इनका निर्माण। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, मगध साम्राज्य के दो पावरफुल रूलर रहे हैं, बिंबुसार एंड अजातशत्रु। यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंकर देयर अदर जनपद, जिन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जो भी राज्यों में, मतलब देश में पाए जाने वाले जनपद थे, छोटे राज्य थे, उनको कैप्चर करने की, उनको हासिल करने की कोशिश की। ये बताया गया। महापद नंदा वाज अनदर इम्पोर्टेंट रूलर, ही एक्सटेंडेड कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ, नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब जैसे इंडिया है, ये नॉर्थ हो गया, ऊपर के साइड नॉर्थ होता है, और वेस्ट मीन्स इस साइड, तो इस साइड का हिस्सा किसने कैप्चर किया? महापद नंद ने। ये भी इम्पोर्टेंट रूलर था किसका? मगध का। राजगीर, प्रेजेंट डे राजगीर, जिसको आज राजगीर के नाम से जानते हैं, पहले राजगीर के नाम से जानते थे। कहाँ पर है? बिहार में। किसकी कैपिटल थी? मगध की। तो ये इम्पोर्टेंट है कि मगध की कैपिटल कौन सी थी? पहले का नाम पूछे तो राजगृह है, अभी राजगीर के नाम से जानते हैं। तो कैपिटल कौन थी? राजगीर। सेवरल लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में कैपिटल किस शिफ्ट कर दिया गया? कहाँ पर? राजगीर से पाटलिपुत्र में, तो बाद में कैपिटल होगी पाटलिपुत्र। सबसे पहले कैपिटल थी राजगीर। ये सब याद करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो इसकी कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए एक कल्याणकारी बदलाव लाने में भूमिका निभा सकते हैं। जैसे 2300 साल पहले अ रूलर नेम अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर के नाम से जानते हैं, हु लिव्ड इन मैसेडोनिया, कहाँ पे? यूरोप के मैसेडोनिया में रहता था। वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कंकर, वो विश्व विजेता बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? विश्व विजेता, पूरे दुनिया को जीत लेना चाहता था। लग गया, पानी है, वाय विजेता, वर्ल्ड कॉन्कर बनना चाहता था। कंकर पार्ट ऑफ इजिप्ट, उसने क्या जीता? वो कहाँ रहता था? यूरोप में रहता था। यूरोप में बढ़ते बढ़ते वो ये पूरा एरिया उसने कैप्चर कर लिया था। किसने? अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने, वेस्ट एशिया का पूरा हिस्सा। फिर उसके बाद वो यहाँ पर आया, पंजाब के आगे वाले भाग में, जहाँ पर कौन सी नदी बहती है? ब्यास, झेलम, ये सब चेनाब, वहाँ वो नदियाँ बहती हैं। तो वो विश्व विजेता या फिर विश्व के जीतने की खोज में निकला था, लेकिन इतने सारे अपने सैनिक के साथ निकलने के बाद, मैसेडोनिया से ये पूरा हिस्सा जीतने के बाद, उसके सैनिक कहाँ पर आए? हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, भारतीय महाद्वीप भी कह सकते हैं, वहाँ पर इनका प्रवेश हुआ। तो यहाँ तक आता था, इनके सैनिक भी क्या हुए? क्योंकि जो ये एरिया है बहुत ही पहाड़ी एरिया है, उनमें सड़कें एकदम समतल नहीं है, जो ज़मीनें समतल नहीं है, वहाँ ऊबड़ खाबड़ है, मौसम जो व्यवस्था है बहुत ही अलग है। तो इसके कारण उनके आधे सैनिक वहीं पर घायल हो गए, कुछ मर गए, और लोग भी, उनकी हिम्मत टूट गई। तो उन्होंने कि यहाँ पर एक नदी बहती थी, ब्यास, तो यहाँ ब्यास नदी बहती थी, यहाँ तक आए वो। उसके बाद पता चला जो राजा जिनसे उन्हें लड़ाई करनी है वो बहुत ही शक्तिशाली है, उनके पास क्या है?
उनके पास है हाथी एज अ आर्मी में। अभी देखते हैं यहाँ पर सोल्जर उनकी क्या है, फुट सोल्जर है, चेयर उनके पास रथ हैं, एलिफेंट हैं, ये सब जो राजा से लड़ना है उनके पास जो संसाधन की बहुलता है वो बहुत ही अधिक है। तो उन्होंने वहीं पर अपना जो विश्व को जीतने की जो इच्छा थी वहीं पे त्याग दी। किसने? अलेक्जेंडर के सैनिकों ने। तो जब सैनिक ही साथ नहीं देगा तो राजा क्या कर लेगा, तो राजा ने भी, अलेक्जेंडर ने भी हार मान ली। तो ब्यास नदी को पार करने से क्या किया, वहाँ पे मना कर दिया। उसके बाद ही वो वापस लौट के चले गए। उसके कुछ वर्षों बाद ही इस सदमे में अलेक्जेंडर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसको हम बाद में गहराई से समझेंगे। ये छोटी सी स्टोरी थी, बुक में दी गई थी उसके हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नदी को पार करने से सिकंदर के सैनिकों ने मना कर दिया था, तो वह है ब्यास नदी। कैपिटल एट वैशाली, बिहार, was under a different form of government। जो वैशाली है, एट वैशाली, बिहार, जो वैशाली क्या है, एक महाजनपद। कहाँ पर? बिहार में। वहाँ पर एक अलग प्रकार का प्रशासन या जो गवर्न करा जाता था, शासन राजा के द्वारा, वो अलग तरीके से गवर्न किया जाता था। अलग तरीके से क्या गवर्न किया जाता था, वहाँ का शासन चलाया जाता था। वो क्या था, गण या फिर संघ। अब देखेंगे गण किसे कहते हैं, संघ किसे कहते हैं। इन अ गण और अ संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। जो गण होते थे या संघ, वहाँ पर एक रूलर नहीं होता था कोई, वहाँ पर ढेर सारे ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे। रूल कैसे करते थे? साथ में बैठते थे, बातचीत करते थे। जो भी कोई पॉलिसी आई या कुछ किसी ने विचार दिया उस पर वो विचार विमर्श करते थे, सोचते थे कि ये सही है गलत है हमारे समाज के लिए या नहीं। साथ में जो भी फैसले लेते थे वो साथ में लेते थे। तो यही बताया गया कि वहाँ पर एक रूलर नहीं था, गण और संघ में वहाँ अधिक, 2 से अधिक या 3 से अधिक रूलर थे। दिस राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, दे ऑल्सो मेट इन द असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन। तो ये बताया गया कि वो एक साथ फैसले लिया करते थे, असेंबली में अपनी एक असेंबली बनाते थे। हाउएवर वुमेन एंड दासाज एंड काम कराज कुड नॉट, तीन काम कराज ये तीन पार्टिसिपेट नहीं करते थे किसमें, असेंबली में। फैसले लेने में नहीं, उनको देखने में भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। उनको एकदम जो उनका प्रवेश था वो निषेध था, एंट्री पे बैन था। बाकी जो क्षत्रिय और वैश्य थे वो उनको देख सकते थे, ब्राह्मण थे, कि कौन से फैसले कैसे लिए जा रहे हैं ये सब। बौद्ध बुद्धा एंड महावीर बिलोंग टू द गण एंड संघ। जो बुद्ध है और महावीर हैं, इनको हम आगे गहराई से समझेंगे कि इनके हमारे जो इतिहास है उन पर क्या प्रभाव रहा है जो सोसाइटी को बदलने में। तो ये किनके पार्ट थे? गण और संघ के, गण और संघ के पार्ट थे। सम ऑफ द विविड डिस्क्रिप्शन लाइफ इन द संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। तो ये बताया गया कि गण और संघ की कोई भी जो जीवन शैली है वो हम इनके बुक में, बुद्धिस्ट की बुक में देख सकते हैं, क्योंकि ये इनके साथ जुड़े हुए थे। अजातशत्रु एंड वज्जिस इज एन अकाउंटेड ऑफ वज्जिस फ्रॉम द दीघनिकाय, फेमस बुद्धिस्ट बुक। अजातशत्रु एंड द वज्जिस। अजातशत्रु एक शासक था, इज एन अकाउंटेंट ऑफ द वज्जिस। ये क्या था? अकाउंटेंट था, किसका? वज्जिस का। फ्रॉम द दीघनिकाय, कहाँ से पता चलता है? एक दीघनिकाय बुक है, किसकी है? बुद्धिस्ट बुक के, बुद्ध के जो जो उपचारक थे, जो उनको कंपोज करते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। विच कंटेंट सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धिस्ट। इसमें क्या है? दीघनिकाय में जो बुद्ध के द्वारा प्रवचन दिए गए, जो उनके बारे में अच्छी बात है या फिर जो भी डायलॉग उनके बारे में कहा गया है, वो किसमें, कौन सी बुक में लिखा है? दीघनिकाय में उसका जिक्र है, और जो 2300 साल पहले कंपोज किया गया है। राजा ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंकर द संघ। जो पावरफुल किंगडम के राजा थे वो क्या करते थे? संघ को कैप्चर, कब्जाने की कोशिश करते थे। संघ मीन्स, गन मीन्स देख लेते हैं। गन मीन्स हमने बता दिया था, ये सारे लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल
इज यूज टू फॉर ग्रुप ऑफ डेट मीन्स मैनी मेंबर्स। एक ऐसा ग्रुप होता था जिसमें ढेर सारे मेंबर्स होते थे और वो एक साथ फैसले लेते थे। ये तो हमने देख लिया था। संघ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, आज भी हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस, ये ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? संघ है। अलग अलग ग्रुप तो एक ये हो गया ग्रुप, और ये हो गया दूसरा ग्रुप। ये क्या हो कहलाते थे? गण कहलाते थे। और जब ये दोनों गण किसी सहमति पर या किसी चीज पर एक साथ आ जाए, जैसे ये दोनों गण किसी एक चीज का पार्ट हो, तो वो क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। अगर ये दोनों ग्रुप एक साथ आ जाए किसी तीसरे चीज में, तो वो क्या कहलाएगा? संघ कहलाएगा। और ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, तो वो क्या कहलाएंगे? गण। आई होप समझ में आया हो। नेवरदलेस दिस लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चलो 1500 साल पहले तक ये चला था। लास्ट ऑफ द गन एंड संघ वर कंकर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स। ये गन और संघ की जैसी व्यवस्था वो 1500 वर्ष पहले तक चली थी, और लास्ट कब देखी गई है? गुप्ता पीरियड में। ये हम आगे आने वाली क्लास में कवर करेंगे, गुप्ता पीरियड एंशियंट हिस्ट्री में। तो अभी इतना ही, और देखते हैं ग्रीस एंड एथेंस। तो जैसी व्यवस्था हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में देखी जाती थी, वहीं ग्रीस और एथेंस में भी देखी जाती थी कि पीपल ऑफ एथेंस सेट अप अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। ये एक तरीके से क्या बनाते थे? गवर्नमेंट बनाते थे। कहाँ पर? एथेंस के लोग। सबसे पहले डेमोक्रेसी का जिक्र यहाँ देखा जाता है, जो साथ में फैसले लेते थे मिलजुल कर सहमति पर कि ये फैसले हमारे समाज के लिए कल्याणकारी है या नहीं, हमारे समाज के लिए सही है नहीं। लास्टेड फॉर अबाउट 200 वर्ष तक इन्होंने ऐसा करा। ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर ऑर्गेनाइज्ड एज फुल सिटीजन। 30 साल तक व्यक्ति को एक फुल सिटीजन के रूप में माना जाता था। देयर वाज असेंबली डेट आर द लिस्ट 40 टाइम्स अ ईयर टू डिसाइड ऑन द इम्पोर्टेंट मैटर। जो 40 एक असेंबली बनाई जाती थी, सभा बनाई जाती थी, जो साल में कितने 40 बार एक साथ बैठक करती थी और पॉलिसीज पर या फिर जो भी फैसले लेने हैं उन पर कार्य करती थी। ऑल सिटीजन कोड अटेंड द मीटिंग। जो सभी एथेंस के सभी लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो इसको पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये बताया गया हमारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे जो जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रशासन चल रहा था, राजा के तौर तरीके और यहाँ के तौर तरीके में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि यहाँ के सभी लोगों को प्रवेश या फिर उस फैसले में आने की अनुमति थी, हमारे में नहीं थी, शूद्रा और वुमेन को। ऑल सिटीजन कोड अटेंड द मीटिंग, ये भी बताएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनी पोजीशंस वन। और जो हमारे यहाँ थे वो शक्तिशाली व्यक्ति ही राजा बनता था पहले के तौर पे। बाद में वो वंशानुगत हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या था? एक लॉटरी सिस्टम था। ऑल दोज हु वांटेड टू चूज एंड समवेयर, तो वही किसी पोर्ट में या किसी तरीके से लॉटरी व्यवस्था की जाती थी। पोर्ट में जैसे नाम रख दिया और वो निकाला, और जिसका वो नाम हुआ तो वो राजा बन जाता था। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। जो नागरिक होते थे एथेंस के, उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो नेवी में, नौसैनिक में और सेना में अपनी जो क्या है, अपनी सेवा प्रदान करें। Greece and Athens. However, women were not considered citizens. Also, many foreigners who lived and worked Athens as merchant। जो एथेंस में स्थिति क्या थी? जो औरत थे उनको सिटीजन का दर्जा नहीं दिया गया था। जो फॉरेनर थे वो वहाँ रहते थे, काम करते थे, और जो भी नक्काशी थे उनको भी कोई सिटीजन का राइट नहीं दिया। वो वहाँ के नागरिक नहीं कहलाते। सिर्फ पुरुषों को ही ये अधिकार था कि वहाँ के नागरिक कहलाए। Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, and to were not to trade। तो वही ये बात है कि जो भी बाहर के व्यक्ति थे, चाहे वो वुमेन चाहे वहीं की हो, और बाहर के कार्य करने वाले कोई भी अमीर हो या गरीब हो, वो वहाँ के सिटीजन नहीं कहलाते। ये एथेंस ग्रीस की जगह दी गई है। तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। एक आज का टेक अवे है, इसमें राजा कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये आप बता सकते हैं। राजा हु लेड देयर हाशमेद। तो ये आप पढ़िए, अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सीरीज़ कंटिन्यू ही रहेगी हमारी। आई होप आज की क्लास समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।